वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इस वीडियो से हम लोग ग्रेड 9 के भी वन शॉट वीडियोस लाने वाले हैं, मतलब एक एंटायर वीडियो एंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अलावा तुम्हें कोई भी छोटे छोटे वीडियोस नहीं देखने एंड ये वीडियोस भी 20 मिनट से तो अंडर में होंगे एंड मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि 15 मिनट से अंडर में चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। अब सबसे पहले चैप्टर जो हम बिगिन कर रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड चैप्टर बिगिन होने से पहले यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए, नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो मैटर हमारे आसपास की सारी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, उसको मैं मैटर ही बोलूँगी। टिपिकल लैंग्वेज में अगर मैं मैटर को डिफाइन करूँ तो क्या होगा कि मैटर इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब यहाँ पे मैंने मास बोला है, मैंने वेट नहीं बोला है, तो तुम्हें भी मास ही लिखना है क्योंकि अगेन डिफरेंस आ जाता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में, वो एक अलग टॉपिक है पूरा, बट यहाँ पे मास की ही बात हो रही है। सो मैटर इज एवरीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब अगर आगे मैं फिजिकल नेचर उठाऊं मैटर का, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? मैटर बना है पार्टिकल से। फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल नेचर मतलब उसकी कॉम्पोजिशन में मेरे को क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है एंड इन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होती है? स्पेस होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, या अगर हम उसको और डेप्थ में जाए तो हम उसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक मेरे हाथ में पेन है, इसमें कुछ तो पार्टिकल्स होंगे अंदर, ये भी मैटर है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसमें भी अंदर पार्टिकल्स होंगे। अब क्या वो पार्टिकल्स मेरे को दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात आ जाती है कि दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पार्टिकल्स इन मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, मतलब उनके पास क्या होती है? उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है उनके पास? उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनका मोशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, विच मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलो एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने रब किया, तो एक तरीके से इसके आसपास का मोशन इंक्रीज हुआ क्योंकि मॉलिक्यूल्स को, उनके जो पार्टिकल्स थे उनको क्या मिली? उनको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती हुई मिली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड वही चीज़ है कि उनकी जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो भी इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम इंटरमिक्सिंग करें दो पार्टिकल्स का जो दो अलग अलग टाइप के हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। सिंपल। उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर बाय एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि हर मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हमने 3 टाइप के मैटर बेसिकली देखे हैं, जो हो सकते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4th एंड 5th भी है, बट अभी तक 10th क्लास तक तुम 3 ही पढ़ो। अब सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब इसमें भी सॉलिड का टाइप अलग होना चाहिए। अगर आयन है, आयन बॉल है, वो भी एक सॉलिड है, एंड वहीं पे चॉक पीस है, वो भी एक सॉलिड है। तो आयन बॉल को ब्रेक करना नहीं पॉसिबल, बट चॉक पीस को ब्रेक करना डेफिनेटली पॉसिबल। मैं हाथ से ही तोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे चॉक पीस की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम है एंड आयन बॉल की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है। तो सॉलिड में भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिपेंड करता है फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस।
ठीक है। अब हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है क्योंकि इधर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट है एंड देयरफॉर दे आर रिजिड। अब लिक्विड में ये रिजिड नहीं होते, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंपैरेटिवली कम होती है एंड तभी ये फ्लो भी कर जाते हैं, तभी इनको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं एंड जिसमें हम इनको डालेंगे तो ये उसी कंटेनर का शेप भी ले लेते हैं। देन वी हैव गैस, तो ये तो बिल्कुल ही रिजिड नहीं होते, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल होती है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका शेप भी एकदम फिक्स्ड होता है एंड उसी के साथ साथ इनकी वॉल्यूम भी एकदम फिक्स्ड होती है, मतलब इनको हम स्क्वीज़ या इनको हम स्क्वैश नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है लिक्विड, तो यहाँ पे फिक्स्ड शेप नहीं होता बट एक वॉल्यूम ज़रूर फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं है, इनको जिस कंटेनर में डालोगे ये उसका शेप ले लेंगे, तभी इनको फ्लूइड भी बोलते हैं, बट यहाँ पे एक वॉल्यूम ज़रूर फिक्स होती है। एंड गैस में नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें कन्वर्जन करना है फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, तो हम उसको कैसे करेंगे। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, हमने ये चीज़ देख ली एंड उसी रिजल्ट में वो एक बहुत ना मोशन पिकअप कर लेते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब एनर्जी जो हम उनको देंगे वो ओवरकम करता है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड उसी टाइम पे उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन होती है वो लीव कर देते हैं एंड इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में तुम लोग बैठते हो तो तुम्हारी जगह फिक्स है, तुम ऐसे ही उठ के इधर उधर नहीं घूम सकते। तुम्हें बहुत, अगर क्लास में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, जैसे अगर क्लास में कोई एनिमल आ गया या कोई बर्ड वगैरह आ गई तो इधर तुम भागोगे इधर उधर। सिमिलर इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स्ट्रा आ गई, मतलब हीट एक्स्ट्रा आ गई, तो वो पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब रीच हो जाएगा तो वो सॉलिड वही मेल्ट हो जाएगा। क्लास वाला एग्जाम्पल यहाँ पे मत लाना, वो सिर्फ इसी पॉइंट तक था कि वो मूव होगा। अब अगर पार्टिकल्स मूव हुए तो वो उसका स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड से कन्वर्ट होके लिक्विड में आ जाएगा एंड लिक्विड से कन्वर्ट होके गैस में आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड ही पहले होगा क्योंकि धीरे धीरे उनके पार्टिकल्स लग जा रहे हैं। अगर सीधा सॉलिड से गैस जाना है तो उसका भी एक केस होता है, बेस्ट एग्जाम्पल उसका है कैम्फर, जो हमारे घर पे कपूर या अगरबत्ती होती है, तो हम वो भी देखेंगे आगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, किसी भी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट की, सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, मतलब एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट किया जाता है टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वही एक नॉर्मल सा प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है ना, हवा का इस पर थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर इसको हमारे एटमॉस्फेयर से भी एक्सर्ट होके मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एंड उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर है जब एक लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है अपने गैसियस स्टेट में, जब एक लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है अपने गैसियस स्टेट में, एंड यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब एक सॉलिड सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है एक गैस में, जब एक सॉलिड सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है एक गैस में, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब लिक्विड वाला स्टेट इनने क्या किया, स्किप कर दिया एंड सीधा चेंज हुआ गैस में, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, उल्टा गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डेपोजिशन। मतलब सब्लिमेशन ऐसा और डेपोजिशन ऐसा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस ऑफ स्टेट। तो अगर लिक्विड से सॉलिड जाएगा, लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। अगर सॉलिड से गैस जाएगा तो वो होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन
मतलब जब सॉलिड से गैस जा रहा है, गैस से लिक्विड जाएगा तो वो होगा कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड जाएगा तो वो होगा कंडेंसेशन। हमने वाटर साइकिल ग्रेड 1 से पढ़ी है, तो वही चीज़ यहाँ पे कि कंडेंसेशन हुआ। अगर लिक्विड से गैस जाएगा तो वो होगा बॉइलिंग। एंड अगर इसका तुम्हें पिक्चर चाहिए देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत सही, एक छोटे से पिक्चर में सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को। सो एवापोरेशन हमने सबसे ज़्यादा देखी है गर्मियों के मौसम में, जब टेम्परेचर 40-45 डिग्री जाता है आराम से एंड हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। हमारे जो लेक्स होते हैं आसपास, हम लोग भोपाल से हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं। भोपाल इज़ नोन टू बी द सिटी ऑफ लेक्स। तो यहाँ पे जो लेक्स है ना वो गर्मियों के मौसम में बहुत सूख जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को, तो सबसे पहला टेम्परेचर। अगर हाई गर्मी मतलब हाई टेम्परेचर है, गर्मी है, सन का यहाँ पे हमें एक सिंबल दिख रहा है, तो इवेपोरेशन हाई होगा। कम है अगर गर्मी तो इवेपोरेशन कम होगा। वहीं पे सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। एंड सरफेस एरिया अगर लो है तो इवेपोरेशन भी लो होगा। ह्यूमिडिटी में भी इवेपोरेशन हमें देखने को मिलता है, तभी मुंबई जैसी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ही हमें चिप देखने को मिलती है। एंड विंड स्पीड पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है, तभी एक ह्यूमिड डे पर कपड़े बिल्कुल धीरे सूखते हैं एंड गर्म दिन पर कपड़े एकदम ईजिली जल्दी से सूख जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इवेपोरेशन से हमें कूलिंग भी देखने को मिलती है, तभी जब भी गर्मी का मौसम होता है तो हमने देखा है आंटी या बहुत सारे शॉपकीपर्स भी अपने घरों के बाहर और अपने शॉप्स के बाहर ना पानी डालते हैं। अब पानी डालते हैं तो हमारा कूलर है, जैसे हमारा कूलर जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी हम वाटर यूज़ करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, कूलिंग मिलती है, क्योंकि वो सरफेस एरिया को पूरा अब्जॉर्व कर लेता है। अब ये स्वेट का भी एग्जांपल है कि स्वेटिंग से भी कूलिंग होती है, क्योंकि वो हमारे सरफेस एरिया हमारी बॉडी से स्वेट को एवेपोरेट कर जाता है। सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हुआ। अब इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको स्वेटिंग का दे दिया। अभी अगर आपको डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।